साहब, ये सुपर टैक्स का बड़ा शोर मचा हुआ है और कह रहे हैं कि बिजनेस मैन जो तबका है ये इनको कोई फायदा नहीं होगा, ये कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कैसे अपने माली मामला चलाएंगे। दूसरी तरफ हमने हमेशा अपने टैक्स नेट को बढ़ाने की भी बात की है, अमीर तबके पर भी टैक्स लगाने की बात की है कि आप गरीबों को तो टैक्स नेट में ले आते हैं, आप अमीर तबके को भी टैक्स नेट में लेके आए। अब जब इन पर सुपर टैक्स लगाया है बड़ी बड़ी सनतों पर, 13 बड़ी सनतें हैं जिनको बड़े सेक्टर्स हैं जिनको इस सुपर टैक्स के नेट में हुकूमत लेकर आई। कितना दुरुस्त फैसला है, अगर इमरजेंसी में भी किया है तो कितना आप इसको जायज और दुरुस्त समझते हैं डॉक्टर साहब? जी शादी, आई थिंक सवाल आपने दुरुस्त उठाया है। तीन जावियों से ये सवाल बनता है कि ये टैक्स क्यों लगाया गया है, इस टैक्स के असरात क्या होंगे आम आदमी के ऊपर, और क्या ये अच्छा टैक्स है या बुरा टैक्स है। देखिए, 10% लगाया गया है। अभी जो कॉरपोरेट टैक्स है पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 29% है। इंडिया में वो 30% है, बांग्लादेश में तकरीबन 32.5% है। तो इन दो ममालिक के मुकाबले में हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो कदरे कम था। अब ये 29 प्लस 10 हो जाएगा, ये 39 पे पहुंच जाएगा। और ये वन टाइम है, ये सिर्फ एक ही दफा लगना है। दोबारा का हुकूमत ने ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा सिर्फ वन टाइम टैक्स लेंगे। ये वो कंपनियां हैं वन जो टाइम की मुद्दत क्या बेतहाशा। है? वन टाइम की मुद्दत जी क्या है डॉक्टर साहब? जी, ये एक ही दफा वन लगेगा, टाइम सिर्फ टाइम इसी पीरियड क्या है? इसके जो जो आपकी माजी में 12 महीने की आमदन होगी, अगर वो 15 करोड़ से ज्यादा है, 25 करोड़ पे है, 30 करोड़ पे है, तो फिर आपके ऊपर ये 10% इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, सिर्फ एक ही बार। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लगाया क्यों जा रहा है? क्योंकि जो साबिका हाँ, हुकूमत है वो तकरीबन 5,000 अरब का एक बजट का खसारा छोड़ के जा रही है, जो पाकिस्तान की 75 साल माशी हाँ। तारीख का बुलंद तरीन खसारा है। तो IMF के साथ जब निगोशिएट करते हैं वो कहते हैं जी आप अपना खसारा कम करें, तो यहाँ से हुकूमत इजाफी टैक्स इकट्ठा कर जा रही है, ताकि जो बजट का खसारा है अगले साल उसको किसी तरह कम किया जाए। इसके असरात क्या होंगे? देखिए, अगर तो जिस तरह हमें हुकूमत बता रही है कि ये माजी की आमदन के ऊपर लगाया जाएगा, यानी कि जो पिछले 12 महीने की आमदन है उसके ऊपर जो बेतहाशा मुनाफा बख्श कंपनी हैं उनके ऊपर 10% लगाया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूं कि वो कंपनियां जो हैं वो अगले साल की आमदन के अंदर कहीं कंज्यूमर के ऊपर ये पास ऑन नहीं कर सकेंगे। ये पिछले साल की आमदन के ऊपर अगर लगाया जा रहा है, हम्म। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसका महंगाई के ऊपर कोई बड़ा असर होगा। अब क्या ये अच्छा टैक्स है, क्या ये बुरा टैक्स है? मैं अभी शादिया 2018 का जो इलेक्शन का मंशूर है PTI का, वो खोल के पढ़ रहा था। तो हम्म। उसमें सफा नंबर 26 सही। है, बार बार ये कहा गया है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमने बढ़ाना है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको उसकी शरह हम्म। कम करनी है। और उसकी वजह ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सही। ज्यादातर बोझ पड़ सकता है पाकिस्तान के गरीब तरीन खानदानों पे, गरीब गरीब तरीन जो तबकात हैं। तो सही। वो तो 4 साल में अपना काम नहीं कर सके, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ा सके। अब ये हुकूमत शायद कोशिश कर रही है कि हम सही। डायरेक्ट टैक्स लगाएं और उमराह के ऊपर टैक्स लगाएं। तो ये अमीरों के ऊपर टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि उनकी आमदन के ऊपर टैक्स। और ये पिछले साल की आमदनी पर है, पिछले माली साल की जो एक आमदनी है एक साल की उस पर है। और इसका असर अगले आने वाले जो साल है कंज्यूमर पर नहीं डाला जाएगा, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जाहिर बात है कि अगर ये पिछले साल की आमदन के ऊपर टैक्स लगाया जा सही। रहा है तो फिर वो जो कंपनी है वो अगले साल में अपनी कीमतें नहीं बढ़ा पाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज बताइएगा, इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि एग्रीकल्चर जो हमारा 20% ऑफ जीडीपी है और रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स ये भी 20% ऑफ जीडीपी है, ये दो सेक्टर्स जो है आज ये 40% ऑफ जीडीपी है, इनसे फिक्स टैक्स लिया जाएगा। इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि इसको भी आपको इस नेट में लेके आना चाहिए, सिर्फ इनको आपने फिक्स नेट में क्यों रखा हुआ है, फिक्स टैक्स नेट में क्यों रखा हुआ है? जी, देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 18वीं अमेंडमेंट के बाद वो विफाकी हुकूमत उसके ऊपर टैक्स आयद नहीं कर सकती। वो सूबों की जुरिस्डिक्शन है। हम्म। उस पर जो सूबे चाहें वो उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं।
तो वो कानूनी तौर पे वफाकी हुकूमत उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं कर सकती। जो दूसरा सेक्टर आपने बताया सही। उसको मैं समझता हूँ बिल्कुल टैक्स नेट में लाना चाहिए। अभी शायद कोशिश ही की जा रही है कि किसी किस्म का फिक्स टैक्स जो है वो दुकान के साइज के हवाले से कुछ बताया जा रहा है, उसके ऊपर फिक्स टैक्स जो है वो लगा दिया जाए। फिक्स टैक्स मैं समझता हूँ बड़ी पुरानी सही। बात है और वो बड़ा मुश्किल है। देखिए, अगर एक सुनारे की दुकान है वो 300 फुट की है और उसके साथ एक साहब जो हैं वो लेट्स से कि बर्गर्स बेच रहे हैं, तो दोनों के मुनाफों में तो जमीन और आसमान का फर्क होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जो टैक्स टारगेट 7,000 से बढ़ाकर 7,470 अरब रुपए किया है, ये आईएमएफ की तजवीज है कि आपने टैक्स जो टारगेट है उसको बढ़ाए। अब अगर आईएमएफ के कहने पे आपने कर तो दिया, लेकिन क्या ये रीचेबल है? क्या ये पॉसिबल है कि आप ये 470 अरब का जो आपने इजाफा किया है, ये आप इसको अचीव कर लेंगे? देखिए, इस साल हमें बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 6,000 अरब का जो हद है वो हुकूमत ने अचीव कर लिया है, यानी कि 6,000 के रेवेन्यू इकट्ठे कर लिए हैं। अब अगर 7,400 पे जाना है तो उसका मतलब होगा कि 24-25% इजाफी टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा एक साल में। मैं समझता हूँ कि जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन फैक्टर, ये महंगाई के नतीजे में ये 14-15% तो खुद ही बढ़ जाएगा, लेकिन 24-25% इसमें इजाफा करना जो है ये बहुत ही मतलब मुश्किल टारगेट है और मेरे ज़ाती ख्याल में ये अचीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर हम इस डेफिसिट में जाएंगे। ये जो चाइना से 2.3 अरब डॉलर मिले हैं, ये कितनी हमें एक सांस मिली है, कितनी स्टेबिलिटी आई है? मैं एक जगह पढ़ भी रही थी, कुछ तज्जियाकार भी ये बात कर रहे थे कि हमारे जो रेमिटेंसेज हैं ये तो हमारे पास तो 6 बिलियन डॉलर के हैं, जो एक महीने की आपकी जो इम्पोर्ट है उसके लिए भी कवर नहीं है, ये पूरा कवर उसके लिए भी नहीं है। तो कुछ किस हद तक आप इसको स्टेबिलिटी समझते हैं जो चाइना से 2.3 अरब डॉलर मिले हैं डॉक्टर साहब? देखिए, अप्रैल की 11 तारीख अगर आप याद कीजिए, जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया था वजारत उज़्मा का, उस वक्त हमारे खजाने में कोई 10.4 अरब डॉलर ये विरासत है साबिका हुकूमत की। और वो जो जखायर हैं 5 या 6 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट कवर हमें नहीं दे रहे। अब आप अंदाजा कीजिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और हमारे पास 5 या 6 हफ्तों से ज्यादा के इंपोर्ट के पैसे नहीं थे। मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने घर में 6 महीने की आमदन को तो गारंटी करने की कोशिश करता हूँ, अपने अखराजात को कवर करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पूरा मुल्क है और उसके पास 5 या 6 हफ्ते से ज्यादा के जखायर नहीं थे। उस वक्त जो आलमी मार्केट्स हैं वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान भी चला है डिफॉल्ट की तरफ और पाकिस्तान भी बनने चला है एक और श्रीलंका। उस वक्त हुकूमत के पास मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल फैसले या बहुत ही मुश्किल डिसीजन रह गए थे। तो उन्होंने एक डिसीजन ये लिया कि आईएमएफ का हिस्सा बनना जरूरी है, और बाकी दोस्त ममालिक, आपको याद होगा, उन्होंने हमें बड़ी वादे तौर पे पैगाम दिया था कि जब तक आप आईएमएफ का हिस्सा नहीं बनते हम भी किसी किस्म की मदद नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या बाकी ममालिक हो। तो इस वक्त डिफॉल्ट का जो खतरा था वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से बचा लिया है। क्या 2.3 अरब डॉलर चाइना के सफिशिएंट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। हमारी जो पाकिस्तान की अगले 12 महीने की रिक्वायरमेंट है, जिसको वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हमें चाहिए होंगे, वो हमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 41 अरब डॉलर। तो हमें तो चाइना की मदद भी चाहिए होगी, सऊदी अरेबिया की मदद भी चाहिए होगी, आईएमएफ की मदद भी चाहिए होगी, वर्ल्ड बैंक का पैकेज भी चाहिए होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैकेज भी चाहिए होगा।